बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुदावंद, हमारे आज के मेहमान हैं वलीद इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक़ सेनेटर हैं और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के पोते, साबिक़ सेनेटर जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल और जस्टिस नासिर इकबाल के साहबजादे। एसन कॉलेज से तालीम ली, अमेरिका चले गए, वहाँ पे वॉटन स्कूल से माशियात में बैचलर की डिग्री ली, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए और फ़लसफ़े में मास्टर की डिग्री हासिल की। 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। 2018 में पंजाब से तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। कैसे हैं वली साहब आप? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। वली साहब, ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि आपका ख़ानदान पाकिस्तान की तीनों सियासी पार्टियों की क़यादत के बहुत करीब रहा। मियां नवाज शरीफ ने आपके वालिद को सेनेटर बनाया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपकी वालदा को हाई कोर्ट का जज बनाया और पीटीआई ने आपको सेनेटर मुंतखब करवाया। जिस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इसे मैं क्या मैंने गलत बात, ये तीनों बातें बिल्कुल फैक्ट्स हैं। मेरे वालिद को का मुंतखब होना सेनेटर के तौर पे, वो PMLN के टिकट पे था, और मेरी वालदा जज जब मुकर्रर हुई पहली दफ़ा, क्योंकि फिर वो उनको वो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, पैदा हो गई थी, तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और फ़ारूक लगारी साहब जो थे वो सदर थे। सदर का नाम से तकर्रुर होता है। और दूसरी दफ़ा जब उनका तकर्रुर हुआ तो उस वक्त वो आई थिंक ये शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट थी और जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट होते थे। लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बावजूद, और मेरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर के बनने के तौर पे कोई उससे इनकार नहीं है, लेकिन ये कहना कि तीनों पार्टीज़ की आला क़यादत से बहुत करीबी ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुकात होना ज़रूरी नहीं होता इस किस्म के किसी भी तकर्रुर या इंतखाब के लिए। वो मुनासिब ताल्लुकात भी हों तो वो काफ़ी होता है। और मेरे वालिद और वालदा दोनों बड़े नामवर लोग थे। मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी वो साथी तो नहीं तस्वर होते थे, ना कभी उनकी काबीना में रहे, लेकिन मजीद निज़ामी साहब के तारुफ़ की वजह से, और मजीद निज़ामी साहब मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेके आए थे कि आपको वो सेनेटर बनाना चाहते हैं। एक्चुअली वो मेरे वालिद को कौमी असम्बली में लाना चाहते थे। मेरे वालिद ने कहा कि जी मैं उस किस्म के इलेक्शन, आई थिंक जनरल मुशर्रफ इलेक्शंस करवा रहे थे, तो मेरे वालिद ने उनको कहा कि जी, मेरे वालिद ने उनको कहा कि मैं आपके साथ हूँ, तो इन्होंने फिर वो साथ नहीं छोड़ा और इस वजह से पार्टी नहीं बदली उन्होंने। जी, क्या ये हकीकत है कि आपके वालिद जब 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे जी, तो मियां शरीफ ने भरपूर मदद की? मियां शरीफ ने मदद की, भरपूर मदद के बारे में मैंने इत्तफाक से 1-2 दिन पहले ये सवाल किसी ने उठाया था, क्योंकि किसी ने कोई ट्वीट किया है 4-5 दिन पहले। लेकिन वो बहुत से जो उनके हिमायत करने वाले अफराद थे उनमें से एक थे, को बहुत बड़े जो थे जिसे कहते हैं सपोर्टर या सबसे बड़े फाइनेंसियर या इस तरह की कोई चीज़ का जिक्र जो है वो, क्या मुझे आप इजाज़त देंगे कि मैं आपके वालिद की किताब? हाँ जी, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका, हाँ जी, उसका ये मेरे वालिद ने एक्नॉलेज किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस बात का नोटिस लिया और बाद में फिर उन इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उनकी मिलों को नेशनलाइज भी किया। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं एक सवाल जो आपसे मैंने किया, मैं उसके लिए आपके वालिद की किताब अपना गिरेबान चाक सफ़ा 141, अलगैज़ मुझे भुट्टो के सोशलिस्ट कॉमरेडों और जनरल सरफराज के इस्लाम पसंद गाजियों का मुकाबला करना पड़ा। मेरे हल्के में जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा था। दोपहर के खाने के लिए कीमे वाले नान मौजूद थे और मियां मोहम्मद शरीफ ने वोटरों को लाने के लिए बसों का बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा था। तो इसलिए मैं इसको कोट जी 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 बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब ये बसों का इंतज़ाम उन्होंने भी किया हुआ था। एक मेरे वालदा के बड़े भाई थे मरहूम खालिद वहीद, उनका नाम था। आपके वालिद किस टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे? तहरीक इस्तिक़लाल नहीं, वो मुस्लिम लीग का टिकट था, जो उस वक्त की मुस्लिम लीग जो भी जिस हालत में थी। अच्छा, और वो मुमताज़ दौलताना साहब वाली मुस्लिम लीग थी। क्या ये हकीकत है कि नवाज शरीफ की तरफ से जी आपके वालिद को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने की तजवीज़ दी गई और गुलाम इसहाक़ ने इनकार कर दिया? बिल्कुल दुरुस्त है जी, ऐसा हुआ था जी। क्या स्टोरी है ये? 1993 में इस तरह से हुआ था, जब मियां नवाज शरीफ की असम्बली को पहले तोड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, फिर क्योंकि सदर इसहाक़ आगे नहीं चलने दे रहे थे उनको, और पंजाब में भी चेंज ऑफ गार्ड हो गया था, मंजूर भट्टू साहब को उन्होंने इन हाउस चेंज करके ले आए थे, तो गाड़ी नहीं चल रही थी। तो फिर दोनों ने स्टेप डाउन जब किया, तो केयर टेकर की बात जब आई तो मियां नवाज शरीफ से भी नाम इन्वाइट किए गए। अगेन ये मजीद निज़ामी साहब
ने पैगाम रसां के तौर पे। तो आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ का बरह रास्त तलक? क्योंकि था नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट रब्ता नहीं। मजीद निज़ामी साहब ने तो हमेशा मजीद निज़ामी साहब ने तो नाम प्रपोज नहीं करना था ना टू द प्रेसिडेंट। जी, ये नाम तो प्रपोज करना था मियां नवाज शरीफ ने। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि ये खबर ये खबर मजीद निज़ामी साहब ने ही पहुँचाई थी मेरे वालिद तक कि जी आपका नाम दिया गया और लिया गया, और फिर सदर इसाक ने उसको मुस्तरद किया, ये कहते हुए कि डॉक्टर जावेद इकबाल तो मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें करते रहे हैं इतनी ज़्यादा, और मैं अपने ख़िलाफ़ आदमी को किस तरह से अप्रूव कर सकता हूँ एज के टेकर प्राइम मिनिस्टर। बट मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद के साथ जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी में वाबस्तगी भी रही और जो सेनेटर भी रहे, और ये सेनेटर बनने से 1 साल पहले की बात है कि जब केयर टेकर के तौर पे भी नाम दिया गया, तो उनके साथ राब्ते का तरीका हमेशा मियां नवाज शरीफ के साथ जो था वो मजीद निज़ामी साहब ही होते थे। और जब वो मुबारकबाद देने भी आए सेनेटर बनने पर, तभी मजीद साहब लेके आए उनको। आपका कश्मीरी ग्रिड नहीं काम करता? नहीं, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें जो यकीनन पॉलिटिकली शायद मियां साहब खुद इसका जवाब दे सकें कि मैं आपसे जवाब इनके जिस दिन मियां साहब मेरे पास आए, इस सवाल का जवाब मैं उनसे करूंगा कि क्या कश्मीरी ग्रिड था। मेरे ख्याल में उसने भी कोई पार्ट प्ले किया होगा ज़रूर, कश्मीरी ग्रिड का भी। और ये फैक्ट कि जी उनके वालिद मोहतरम भी उस वक्त बाकायदे हयात थे, उनका भी ताल्लुक़ मेरे वालिद से था। और इसके अलावा फिर मेरे वालिद ने अपनी कोशिश से भी नाम कमाया इन हिज ओन राइट, जिसके वो फर्जंद थे। तो ये सारी बातें टोटलिटी में ऐड हुई होंगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे वालिद की इस किस्म के मामले में कोई सिलेक्शन हुई भी टू गिव अ टिकट फॉर सेनेट, तो यकीनन वो मेरिट बेस्ड थी। अच्छा, मैं उस बात को भी ज़रूर जो है, वालिद की बात हो रही है तो वालदा की भी बात आपकी कर ली जाए। आपको याद है कि आपकी वालदा सूफ़ी तबस्सुम की नज़म आपको सुनाया करते थे? क्या उसकी किसी नज़म का कोई बोल आपको याद है? जी, आई थिंक वो एक था लड़का टोट बटोट, उनकी एक नज़म होती थी। बाप था उसका मीर सलूट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। और फिर एक थी चिड़िया, या ऐसे कोई, हम छोटे छोटे होते थे तो ये उस वक्त मुनीब आप दोनों। हाँ जी, और वो खुद गाड़ी चला के हमको स्कूल छोड़ने जाती थी उस वक्त। और ये 1970s की दहाई थी, तो हमें ये इस तरह की कहानियाँ और नज़में भी सुनने को मिलती। साथ हमें वो ये स्कूल जाते हुए ड्राइव करते वक्त ख़ास तौर पे, अदरवाइज़ घर पे भी हमें दीन की तालीम भी वो देती कि जी बंदे किसके हो, हम जवाब देते अल्लाह के। उम्मत किसकी हो, हम कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सारी बातें हमारी टीचिंग्स का हिस्सा थी, तरबियत का, और ये वालदा की तरफ से थी। क्या ये दुरुस्त है कि आपको गालिब और इकबाल के शेर याद हैं और हबीब जालिब से आपकी ज़ाती दोस्ती थी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे मिर्ज़ा गालिब मेरे फेवरेट शोरा में से एक आधा शेर कोई। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और मतला जो है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ ये सर जो होने तक। जालिब जो आपके दोस्त भी थे, आप उनको बुलाते भी थे, उनका कौन सा ऐसा शेर है जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? हबीब जालिब, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं हबीब जालिब? मैं अब सोच रहा हूँ उनके साथ जो वक्त गुजरता था, और फिर मैं उनसे उनके अशार इतने सुने, मुझे याद करने में अशार को टाइम नहीं लगता था। और अक्सर वो फिर रात कभी बैठे होते, नींद आई होती उनको, ज़रा वो थे थोड़े से बेचैन किस्म के शख्स। आपकी तरह बेचैन थे? नहीं, वो और किस्म की बेचैनी थी, इंटेलेक्चुअली। आपकी बेचैनी और उनकी बेचैनी में क्या फ़र्क है? मैं ज़रा फिजिकली ज़्यादा बेचैन हूँ, वो बेचैन थे ज़रा इस तरह के, उनको मेरे ख्याल रात ठीक से नींद नहीं आती थी, तो शाम के टाइम उनको वो फिर झुकना शुरू, वो क्या कहते थे, नींद के झोंके आ रहे होते थे, तो अपने अशार भूल रहे होते थे, मैं उनको याद करा रहा होता था। और वो कहते थे कि यार ये मेरा कलाम जानता है और मेरे से भी ज़्यादा जानता है, और मेरी तरह गा के सुनाता है। उस कलाम में से कौन सा? आई थिंक जो उनकी एक बड़ी क्लासिक नज़म है, जो उनके मजमूए के पहले सफ़े पे उसका अक्स भी है उनकी हैंड राइटिंग में, वो है और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, और लाख कहते रहें जुल्मत का ना ज़ुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे इजाज़त लिखना। और बड़ा अच्छा शेर है, हमने जो भूल के भी शह का कसीदाना लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। चलें आगे चलते हैं फिर। क्या आप अपने वालिद की सोच से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान के भूखे, नंगे और अनपढ़ अवाम महज तिफ़ल तसल्लियों के ज़रिए बड़ी आसानी से पीछे लगाए जा सकते हैं?
जी, उनका तजर्बा इसी हद तक था। अब टाइम बदल गया है, लेकिन उनका ये जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये उनका अपना 1970 के इलेक्शन का तजर्बा था। और वो और मेरी वालदा जब वोट मांगने जाते थे, तो मिसाल के तौर पे एक ज़ईफ़ औरत ने उनको कहा पंजाबी में कि पुट्टो तो मैनू कह के गया है कि मैं सोने का तंदूर मैनू देवेगा, तुसी की देवोगे। तो सोने के तंदूरों के वादे मेरे वालिद ने समझा, और फिर आंधी चली पीपल्स पार्टी की, और मेरे वालिद आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पाकिस्तान के अवाम ऐसे लाई लग हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था उन्होंने ये महसूस किया था, और शायद ये दुरुस्त भी था। अच्छा, आपके वालिद का ये कहना है जी कि सेनेट एक डिबेटिंग क्लब है, आप क्या कहते हो? अगेन मेरे ख्याल में जो टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा, तो बहुत पुराना टाइम नहीं है। नहीं, मतलब आज अब ये मत कहना कि कुछ सदियों पहले की बात है। मैं आपको बता देता हूँ ना, वो टाइम 1994 से 1999 तक था। मेरे ख्याल में उस वक्त सेनेट की अहमियत और उसके इख्तियारात जो थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे जो कि अब हैं उससे। सो यस, एक डिबेटिंग क्लब उनके वक्त में, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो उनके 4 साल गुजरे सेनेट में, उन्होंने 3 किताबें लिख डाली, क्योंकि करने को कुछ था नहीं वहाँ पे। आपने तो कोई किताब नहीं लिखी ना? वेले बैठे होते थे। नहीं जी, मुझे तो बहुत काम करने को था। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो मेरे आखिरी 3 साल थे वहाँ पे, मेरे पास इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत थी, तो उसमें बहुत, एक तो लेजिस्लेशन बहुत आती थी, और फिर जब लेजिस्लेशन आती थी तो मैं अपना जिम्मेदारी समझता था कि जी जितनी वो ज़्यादा परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो सके, बिल्कुल, और जितनी बुरी ड्राफ्टिंग नेशनल असेंबली से आती थी मैं बता नहीं सकता। और पिटिशंस बहुत, ये डायलॉग तो चलता रहेगा बिटवीन द नेशनल असेंबली पीपल एंड द सेनेटर, दरमियान ये डायलॉग चलता रहता है, दुनिया में चलता रहता है, अपर हाउस और लोअर हाउस में। हाँ जी, लेकिन ये है कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो कुछ बढ़ा दिए गए थे आफ्टर द 18th अच्छा, मैं अगले सवाल पे जाने से पहले एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या आप समझते हो कि सेनेट को जो मनी बिल है इसके बारे में भी पावर्स मिल जानी चाहिए? मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूँ। पार्लिमानी निज़ाम में अपर हाउस के पावर्स नहीं होते फाइनेंस बिल में। क्या आप अपने वालिद के इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि औरतों की बेहुरमती और गैंग रेप करने वालों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए? जी, असूलन नहीं, अमली तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना, मैं प्रिंसिपली इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। जी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, मैं उससे इत्तेफाक 100% नहीं करता, और मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हो सकता है किसी एक ख़ास हवाले से ये कहा हो, क्योंकि वो खुद सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ एक शख्सियत थे। ही वॉज अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, नॉट कि वो अवार्ड ना हो, वो जब क्योंकि क्रिमिनल बेंच पे बैठते थे तो वो मशहूर थे एज एन एक्विटिंग जज, कि कहीं भी रीजनेबल डाउट हो तो वो सज़ाए मौत ना दें, बजाय उसके उम्र कैद दे दें या बरी कर दें। लेट मी कोट हिम जी, पेज 244, अपना गिरेबान चाक। कारगिल के मसले पर शायद सेनेट में मेरी आखिरी तकरीर थी। इससे पेशतर मैंने वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन के पेश करदा इस बिल की हमायत में तकरीर की थी, जिसके तहत औरतों की बेहुरमती या गैंग रेप करने के जुर्म की सज़ा मौत तजवीज़ की गई थी। सो ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस इशू, आई थिंक सो। जी जी, वैसे मेरी वालदा भी इसमें सख्त रवैया रखती हैं, मेरा रवैया इसमें, और मेरा आपको वजह भी मैं ख़ास तौर पे बता दूं, हमारा सिस्टम जिस तरह का है और जिस तरह से हमारी FIR गलत है, हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत है, हमारी प्रोसिक्यूशन गलत है, हमारी लॉ ऑफ एविडेंस गलत है, दीज ऑल थिंग। ओके, इस वजह से मैं इस सिस्टम के अंदर कैपिटल पनिशमेंट की हिमायत नहीं करता, मैं नहीं करता, और फिलोसॉफिकली नहीं करता। इस वजह से रियासत को किसी की जान इस तरह लेना, और वही गरीब लोगों की जान ही ली जाती है ना, कभी अमीर बंदे को फांसी लगता है, देखिए सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। वलीद इकबाल, आपकी जमात ये तासर देती है कि इंतखाबात में धांधली हुई, और अगर इसे तस्लीम कर लेते हैं इस धांधली को, तो मशरक़ी पाकिस्तान जैसा सानिया हो जाएगा। क्या बताना पसंद करेंगे इस खिंचाव का हल क्या है? हाउ टू रिजॉल्व दिस थिंग? क्या तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ? क्या नए इंतखाबात करवाए जाएँ? आई थिंक जिस तरह से 2 इसके पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जी। एक तो ये जो आपने कही है कि असर नौ सारा कुछ किया जाए, अगर हमारा सिस्टम उसका मुतहम्मिल है, हमारे पास इतनी मुआशी या फिस्कल स्पेस है, क्योंकि कितने अरब रुपए लगते हैं, 24 अरब रुपए, कितना ऐसा कोई अमाउंट लगा ना, जो भी वो था सिलसिला, या उसका जिक्र आया था किसी अमाउंट का। लेकिन इसका एक और हल ये है कि जो वाकई, और ये तासुर नहीं कायम कर रहे हम, ये तो एक हकीकत है, और ये दुनिया भर ने इसका नोटिस लिया। What is the way out? मैं आपके सवाल का जवाब यही देना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि हसर नौ नए इलेक्शंस हों, और दूसरा ये है
कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इनका ऑडिट हो और हम एक लिस्ट दे देते हैं, दूसरी पार्टियां भी अपनी लिस्टें दें, बिकॉज हर पार्टी एग्री है। ऑडिट कौन करे? ऑडिट और उसके ये इलेक्शन कमीशन में से तो हम नहीं कर सकते। जुडिशियल कमीशन ऑडिट कर ले। जुडिशियल कमीशन का फैसला कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन का फैसला एक तरह देखें ना, ये गवर्नमेंट कर सकती है, जिस तरह उन्होंने 2014 में एक जुडिशियल कमीशन ही बनी थी ना, चीफ जस्टिस जो नासिरुल मुल्क थे उनकी सदारत में 3 जजेस की कमीशन बनी थी, उसका फैसला हमारे हक में नहीं आया था, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन हमने उसको कबूल किया। वलीद इकबाल, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा इंतखाबात में जो धांधली का इशू है, इसके लिए एक जुडिशियल कमीशन चाहिए जो आपके लिए काबिल कबूल होगा। जी 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 बिल्कुल होगा जी। ख्वातीन, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है वलीद इकबाल साहब से। सर, आपके मंशूर में ये शामिल है कि सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए और सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। क्या आप इसका तरीका बताना पसंद करेंगे कि अवाम कैसे मुंतखब करें? मुतसादिम की बात तो तभी होना कि अगर वो उसमें तरमीम ना की जाए, अगर तरमीम कर दें तो वो उसके साथ मुताबिकत रखेगा। और वैसे मसला सारा ये है कि ये पार्लिमानी निज़ाम और फिर पार्लिमानी निज़ाम में जब हमारी हंग पार्लियामेंट्स आती हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी वजह से, और खान साहब, ये मैं उनकी राय बराह रास्त सुनता रहा हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम बन जाता है। आप भी चाहते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग किसी और के पास है वो आपके पास आ जाए? नहीं, वो फिर ये है ना कि आप बराह रास्त जब अवाम की तरह से इलेक्ट हुए हैं, अवाम की बराह रास्त फेडरेशन है, ये ख्याल रखिएगा। नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरेशन है नहीं, वोटर कहाँ से आएगा? वोटर कहाँ से आएगा? फेडरल स्ट्रक्चर को आपके इलेक्शन का मेथड तो नहीं अफेक्ट करता। एक सेकंड, इलेक्शन का मेथड तो नहीं अफेक्ट करता। जी जी जी। अगर इंतखाब बराह रास्त होगा तो इस फेडरेशन में सबसे ज्यादा वोटिंग स्ट्रेंथ एक यूनिट के पास है। जी जी, इस बात को भी जी सामने रखिएगा। मेरी उसमें मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि अमेरिका में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे निज़ाम ही मुख्तलिफ है, लेकिन सरबराह डायरेक्टली इलेक्ट होता है। वहाँ पे फ्रांस में भी फेडरल स्ट्रक्चर है। दोनों जगह पे पार्लियामेंट ने डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं जो आपने विरासत में ली है, और ना ही 1973 का आइन जिन बुनियादों पर बनाया गया कि जो 2 ममालिक की आप मुझे मिसाल दे रहे हैं, उनके एक में तो आइन ही नहीं है और दूसरे आइन में भी वो तरीकाकार नहीं है जो पाकिस्तान के आइन में है। हाँ जी, लेकिन वो तरीकाकार जो पाकिस्तान के आइन का अब उसके 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना जी, और उसका तजर्बा सबने देख लिया है। मतलब आप चाहते हैं कि तरमीम की जाए, आइन में तरमीम की जाए। ये 2 तरीके हो सकते हैं, एक तरमीम के जरिए भी हो सकता है, दूसरा एक दस्तूर साज असेंबली आके नया आइन भी दे सकती है, एक नया आइन भी दे सकती है। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग यू आर सेइंग। डेंजरस चीज़ क्या है? जब एक दस्तूर साज असेंबली को लोगों ने, वलीद इकबाल, आपका यकीन है कि दोबारा इस मुल्क के अंदर कोई दस्तूर बन सकता है? इतनी अंडरस्टैंडिंग है सूबों के दरमियान और सियासी क़यादतों के दरमियान? बिल्कुल बन सकता है जी, और उसमें बहुत से जो मसले आते रहे हैं। आप एक नया आइन चाहते हैं? एक पॉसिबिलिटी को देखिए, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट चाहते हैं। हाँ जी, ये अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि ये आइन जो है हमें फेल कर गया है, इसने नहीं हमारी कौन तस्लीम करेगा इसको? अगर हम तस्लीम कर लें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हम कहें अगर अच्छा, वन पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड इट, नहीं, लेकिन उसको फिर बाकी अगर उस पे ऑन बोर्ड आए। यू आस्किंग फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? One of the possibilities is yes, but not as a, मैंने कहा कि as an unconditional requirement। सर, आपके मंशूर में ये शामिल है कि सेनेट की जो मुद्दत है वो 6 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए और सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। अभी सुनिएगा और मुझे समझाइएगा इसका मतलब क्या है। सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। मुझे बताएं कि सेनेट के जो आधे मेंबरान हैं उनका अवाम कैसे मुंतखब करे और फिर दूसरे जो आधे हैं उनका क्यों ना करे? ये जो तजाद है सोच में, ये क्या है? देखिए जी, उसमें एक तो इसके पीछे सोच क्या है, वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक हॉर्स ट्रेडिंग और वोट बाइंग को प्रमोट करता है, और वो हमारा तजर्बा रहा है। और केपी में जब आपने देखा एक मौके पे कि पीपल्स पार्टी के पास कुल 5 एमपीएस और 3 सीटें निकाल लेते हैं। मैं नहीं उलझता, मैं सीधा साधा सवाल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका मंशूर है? हाँ जी, ये आपका मंशूर? बिल्कुल ठीक है जी। मैं बात, मुझे कोई उलझाव में नहीं जाना, सवाल मेरा, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। जी जी जी, मुद्दत उसकी कम कर दी जाए और आधे जो हैं वो बराह रास्त हों, आधे जो हैं वो बिल वास्ता हों। अच्छा, ये जो है ना बिल वास्ता और बराह रास्त क्यों? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की पोलिंग होती है सेनेट के इलेक्शन की, एमपीएस की, और जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उतनी ज़्यादा बदउनवानी होती है। ये वाज़ेह तजर्बा है।
तो फिर ये है अगेन यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसमें या तो एक तो है आधा उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर ली जाए और बाकी आधों की पोलिंग ना हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जिस तरह रिजर्व्ड सीट्स पे खवातीन और माइनॉरिटीज आती हैं, नॉन मुस्लिम्स, उसी तरह हर एक पार्टी को एलोकेट हो जाए। आपने वादा किया था कि रियासत मदीना की तरह के कवानीन नाफिज किए जाएंगे, क्या मतलब आपका? देखिए जी, उसमें रियासत मदीना में बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं, सबसे जो आई थिंक उसमें फोरमोस्ट है वो एक है समाजी इंसाफ, जिसे आप कहते हैं सोशल जस्टिस। तो इस आइन में नहीं है, इस आइन में नहीं है सोशल जस्टिस? नहीं, वो देखे ना, इस आइन में तो है। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिनसे बहुत से लोग इख्तलाफ करते होंगे, उन्होंने तो कहा है कि आपके आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें तो आप रियासत मदीना बना सकते हैं। तो आप यकीन रखते हैं ताहिरुल कादरी की सोच? मेरे ख्याल में उन्होंने ऑन पेपर जो बात की है और जो हमारे आइन के वो प्रोविजंस हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, पहली से लेकर 40 आर्टिकल तक जो है, ठीक है, तो हम वाकई एक फलाही रियासत, ये उनके अल्फाज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। मेरी वालदा के टीचर रहे हुए हैं, मेरे वालिद ने उनको पीएचडी के सुपरवाइजर थे, उनके पीएचडी की थीसिस के, तो हम जानते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल वर्क को। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। क्या आप आइन के आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करना चाहते हैं या उस शक्ल में वापस लाना चाहते हैं जो उसकी ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले? जी, जो ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही शक्ल थी और उसी में होना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में शायद मेरी पार्टी इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं खान साहब के उस 2006 वाले बयान की तायीद करता हूँ, जब उन्होंने कहा था कि अगर 62-63 पर अमल कराना है तो वो तो फरिश्ता ही कर सकते हैं। ठीक, आगे ये उन्होंने कहा था एक मौके पे। आपने जनरल, मेरे सवाल को गौर से सुन लीजिएगा, आपने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह व बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। मेरा सवाल ये है कि एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी आपके नज़दीक क्यों कर कौमी सलामती के मुतरादिफ थी? ये मेरा बयान था या मेरी पार्टी का बयान था? ये मेरा ज़ाती बयान था। अगर ये मेरी स्टेटमेंट थी, मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो कोई नहीं, लेकिन अगर थी, लेकिन अगर थी तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने बहुत गलत स्टेटमेंट दी थी। मैं इससे बिल्कुल जो है इससे रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ। 2 फरवरी 2021 कायमा कमेटी डिफेंस का इन कैमरा इजलास से ख़िताब करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह व बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। You were presiding that। जी, मैं सेनेट की डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था 2019 से 2021 तक, और बिल्कुल ये तरमीम मेरे ही कमेटी से होके गई थी और 40 मिनट इसके ऊपर डिबेट हुई थी और ये सारे PMLN PPP वाले भीगे बिल्ले बन के बैठे हुए थे, लेकिन ये बयान मैंने नहीं दिया। मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ये गलत रिपोर्टिंग है। जब एक इजलास इन कैमरा हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई बात मैंने उस इजलास में नहीं की थी। इन कैमरा इजलास की तो वैसी रिपोर्टिंग नहीं होती। ये जिसने भी रिपोर्ट किया है और जिस जरीदे में भी आया है, अगर मेरे नॉलेज में आ गया होता मैं इसकी तरदीद कर देता, लेकिन मैं आज ही तरदीद कर रहा हूं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर आप इक़्तिदार से महरूम हो जाएं तो फ़ौज की तबाही और वतन की सालमियत जो है आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती? नहीं जी, वतन की सालमियत हर लिहाज से अहमियत रखती है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि एक ही इदारा मुल्क का जो है बाकी चीज़ों पे हावी नहीं हो सकता। उस होने से भी एक लॉपसाइडेड सिचुएशन के अंदर एक मुल्क आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो तनज़्ज़ुल की जो है वो तरफ जाता है। लेकिन एक सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की सलामती और फ़ौज का वजूद जी इमरान खान के इक़्तिदार के साथ मशरूत है? क्या इस बयान की वजह ये नहीं कि अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाए तो आप इस किस्म का बयान दें? नहीं, मुल्क की सलामती मैं समझता हूँ और हमारी फ़ौज का वजूद जो है वो मुनहसर इस चीज़ पे है कि हमारे तमाम इदारे बशमूल और ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज के अपनी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक काम करें और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन तक महदूद रहें। ख्वाजा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वाजा। हम बात कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब से। वलीद इकबाल साहब, क्या वालदा के हुक्म की तामील और सियासी लीडर के हुक्म की तामील में कोई फ़र्क है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जेल बरो तहरीक में आपकी वालदा ने गिरफ़्तारी देने से मना किया था। जी, दोनों में एक तो फ़र्क है। वालदा का हुक्म एक पर्सनल नौयत की मामले पे होता है
और पॉलिटिकल लीडर का हुक्म जो होता है एक पॉलिटिकल मामले के लिए होता है। मेरी वालदा ने मेरी गिरफ्तारी के दौरान ये बयान दिया था, मेरी उनसे जेल भरो तहरीक में शिरकत की कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई थी। ये उन्होंने अपने तौर पे कोई किसी सहाफ़ी के या किसी एंकर के कहने पे बयान दे दिया था। मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई थी और ना उनसे, मैं अपनी बेगम को बता के गया था कि मैं जेल भरो में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, और वो भी 2 घंटे पहले बता के गया। मेरी वालदा को तो इसका इल्म ही नहीं था। बेगम को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी, सुबह नाश्ते की मेज़ पे मैंने बताया और मैंने कहा बस जा रहा हूँ, तो 1-2 घंटे में तैयार होके। आप बज़ाहिर तो एक बड़े अच्छे बुर्दबार शख्स लगते हो, क्या वजह है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं हैरान हूँ आपने क्यों दिया? अब लेट मी रीड आउट दैट स्टेटमेंट। आपने अकबर बाबर के बारे में कहा वो एक बददियानत, बेईमान शख्स है, लोगों को उकसा रहा है, लोगों को चाहिए कि उसके गले में जूतों का हार पहनाकर चेहरे पर कालक मल के शहर का चक्कर लगवाएं। आप जैसे एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी को गुस्से का इजहार इस तरह करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने ये एक लफ्ज़ दुरुस्त है, बिल्कुल मैंने उसका बैकग्राउंड बताया था। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड था, मेरे से उनका एक ज़ाती मामला हुआ था कि आप गुस्से में आ गए? नहीं जी, मैंने नहीं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा लीडर और महान शख्सियत बना। सर ये आप अल्लामा इकबाल के ख़ानदान से हो, जावेद इकबाल के बेटे हो, नासिर इकबाल के बेटे हो, ये लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई गैर पार्लिमानी या नाज़िबा लफ्ज़ मेरे नज़दीक नहीं है, तभी मैंने इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, ये मतलब है ये, और इसका बैकग्राउंड आपको बददियानत, बेईमान कहना सब ठीक है जी, क्योंकि उसकी वजह है, उसके पीछे एक वाक़या है पूरा। नहीं चलें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जूतों का हार, चेहरे को काला कर दो, मैंने वो सारा वाकया बयान करने के बाद ये कहा, ये एक बात की। Still you believe in these? जी बिल्कुल, Still today? क्योंकि आप अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे उस मामले को सुनने के बारे में। हुआ ये कि 2016 का साल था या ऐसा कोई साल था, और एक ख़त लिखा अकबर बाबर साहब ने इमरान खान साहब को एज चेयरमैन PTI, और उसमें उन पर बहुत तनकीद की। पार्टी में किसी ने शरारत ऐसी किया, जो भी किया, किसी ने शरारत किया, क्या वो मेरे नाम से मंसूब होकर वो ख़त सारे सोशल मीडिया पर फैल गया। खान साहब तक कोई खबर पहुंची कि जी वलीद इकबाल ने को ख़त लिखा, उसमें बड़ा बुरा भला कहा है मुझे। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने अकबर बाबर का नंबर किसी से लिया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बाबर साहब आपने ये ख़त लिखा है? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा जी ये मेरे नाम से मंसूब होकर चल रहा है, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप सिर्फ इस बात की तरदीद कर दें कि ये ख़त वलीद इकबाल ने नहीं लिखा। ही रिफ्यूज़ टू डू इट, विच इज़ वाई आई थॉट ही वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन एंड आई स्टिल बिलीव इट। और उस वक्त से अब तक मैं यही समझता हूँ, जो अल्फाज मैंने लिखे हैं उनसे कम नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई नाज़ेबा बात नहीं है। मैं किसकी भी औलाद हूँ, ऐसे अल्फाज जो हैं अगर गुस्से में या ऐसे तजर्बे के बाद इस मतलब मैंने आपको बता दिया ना सारा बैकग्राउंड, कि वो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट मैंने हेल्प की उनसे की कि जी क्लियर हो जाए मामला। उन्होंने कहा नहीं, दैट मेंट, और उसमें सिर्फ यही था ना, मैंने कहा था रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाएगा। He refused to। और आपने रिकॉर्ड किस तरीके से स्टेट किया? ये उनको कहा कि जिसके वो मुस्तहक हैं। चलें आगे चलते हैं। आपकी जमात को कौमी असेंबली छोड़नी चाहिए थी, 2 सूबाई असेंबलियाँ तोड़वानी चाहिए थी, क्या ये जमहूरियत है? देखें जी, उस वक्त मेरे ख्याल में वो जो मौरूज़ी हालात थे वो दोनों फैसले दुरुस्त थे। मुझसे जब राय ली गई थी, मैंने दोनों फैसलों की मुखालफत की थी। मैंने ये कहा था असेंबलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और असेंबलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन वो फैसले दुरुस्त थे, आइडियल वर्ल्ड में बिल्कुल दुरुस्त इसलिए मैंने मुखालफत जरूर की थी, लेकिन जब ये फैसले हो गए तो मैं इनके साथ खड़ा था और अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि आइडियल वर्ल्ड में होना यही चाहिए था कि इनके नतीजे में आइन पे अमल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। IMF को ये ख़त लिखना कि पैसे मत दो, अच्छी बात है। खत मैंने पढ़ा है जी, ऐसी कोई बात नहीं ये पैसे मत दो, ये पैसे मत दो, ये खत नहीं, ये खत नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा कि पैसे हौसला वलीद शौकत तरीन नाम का एक आदमी, जानते हैं आप उसको? जी जी बिल्कुल जानता हूँ। ही वॉज योर फाइनेंस मिनिस्टर। जी जी जी। आपको पता है 2 सूबों में आपकी हुकूमत थी। जी जी। उन्होंने उन 2 सूबों के वज़ीर ख़जाना को कहा कि ये ख़त लिख के मुझे भेज दो कि हमने जो गारंटी दी है सूबों ने, हम इस गारंटी को स्टैंड नहीं करेंगे। क्या ये अच्छी बात है? देखें जी, उसके ऊपर तो उन पे FIR हुई है ना जी। नहीं, मैं आपसे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दी मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ए केस। मैं लीगल केस की बहस में नहीं जा रहा। मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जिस खत की आप बात कर रहे हैं जो कि 2024 में लिखा गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। आप मुझे धक्के से ला रहे हैं 2024 में, मैं नहीं कर रहा।
और बताएं क्या कहा, अब ये भी सुन लें। शौकत तरीन ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि उन पर दबाव बढ़े, वो हमें अंदर कर रहे हैं, हम पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं होने दिया जाए। ये था रवैया। चले आगे चलते हैं। क्या आप 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं और क्या आप चाहते हैं कि उसकी मुकम्मल तहकीकात हो? बिल्कुल, दोनों बातों की जी। 9 मई को किए गए वायलेंस की मुकम्मल मजम्मत है और उस पर बिल्कुल एक शफाफ और आज़ादाना तहकीक जो है वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। कौन करे? अगेन माई क्वेश्चन। वही कोई जुडिशल कमीशन। क्या आप उस जुडिशल कमीशन को तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल जी, उसके सामने जाके शहादतें भी देंगे जी। ठीक बिल्कुल, है। क्या आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इस अज़म की हमायत करते हैं कि फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार डालने वालों की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा? मुझे इस पर राय का इजहार करने की क्या ज़रूरत है जी। अगर फ़ौज महसूस करती है कि उनके दरमियान दरार पैदा हो रही है तो, और वो सिर्फ कुछ लोगों के बयानात की वजह से या कुछ लोगों की सरगर्मियों की वजह से हो रही है और अपने वो खुद एहतसाबी का उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो फ़ौज उसकी बेहतर जब फ़ौज आपके साथ होती है तो उनसे अच्छा कोई नहीं। जी, मेरे ख्याल में इसका आसान जवाब ये है कि फ़ौज को पाकिस्तान के आइन के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, आइन के साथ हो, प्रिंसिपली आप आइन के साथ हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। प्रिंसिपली आप क्या देखें, आप यू आर ए वेरी, आप चूँकि वकील है ना तो इसलिए ऐसी बातें। मेरा सिंपल सवाल है, फ़ौज मेरा साथ दे तो अच्छी है, ये रवैया भी अच्छा है। देखें जी, इस रवैये के अंदर एक बुनियादी फैक्टर क्या है, किसी के साथ होना है। उस समय भी तो कर रही थी जब आपको लारी थी, मैं तो जब आप कह रहे, जब आपके वो फैसले कर रही थी, आपके लिए वोट लेके आती थी, आपके लिए बजट मंजूर करवाती थी, उससे क्या था? मैं तो वही दोहराऊंगा ना जी कि आईनी दायरे में सब लोग काम करें बशमूल फ़ौज के और ख़ास तौर पे फ़ौज के, तो बहुत बेहतर। और वो ना करें, हुक्मरान ना करें जो उनसे फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल जी, हुक्मरान भी करें जी, और बिल्कुल वो the role of the armed forces is very clear. I am not discussing the role of the armed forces in the constitution. और मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। देखो, चले मैं सवाल, जो सवाल है वो उस रोल से ही बाहर है। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ जब वो रोल आपके साथ हो फिर ठीक है। नहीं जी, वो रोल अमूमी तौर पे हर एक के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने काम से काम रखे। नहीं, मेरा बड़ा उस एरिया में बड़ा वाज़ेह सवाल है, जब वो रोल एक ए पार्टी के लिए हो तो वो ठीक है? नहीं जी, नहीं, किसी पार्टी के लिए भी नहीं होना चाहिए। That's good. पाकिस्तान में असल ताकत की तिकोन क्या है? ताकत की तिकोन से क्या मतलब है जी? नहीं, वो तो ट्रायंगल का लफ्ज़ तो मैं समझ गया। असल ताकत की तिकोन क्या है जी? क्या है? मुझे ये पता है जी कि इस वक्त और बतदरीज जी पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है जो कि उनको होना चाहिए, और मेरे ख्याल ये तिकोन चिकोन जो हैं इनको हमें इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। कैसे? हमें जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जो हमसे आगे निकल गए हैं, उनकी मिसालें देखनी चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की, और जो जमहूरी निज़ाम की मजबूती ने हमारे अपने ख़ित्ते में देख लें किस किस को कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया है और हम कहाँ कहाँ कशकोल लेके। जिस आइन की बात आप कर रहे हैं, एक नए आइन की जी, क्या उसके बारे में कभी आपकी पार्टी के अंदर कोई डिबेट हुई है? नहीं जी, इतनी टेक्निकल डिटेल में तो बात नहीं गई, लेकिन ये बातें जो आपने पढ़ के बताई हैं कि ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनकी ज़रूरत है कि प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त इंतखाब हो, जिसमें ये सेनेट के इंतखाब के बारे में ये बातें हों, ये सिस्टम को इम्प्रूव करने की बातें हो रही हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का।